द ट्रेडिशनल मिडिल क्लास। फिर उन्होंने अपने अगले सेगमेंट में आरक्षण की जो राजनीति है उसके बारे में बात करी है, और उसमें कहा है कि जो हिस्सेदारी का दावा है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 70 के दशक के मध्य के आसपास राष्ट्रीय राजनीति पे द्विज दबदबे को गंभीर चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। मतलब जो ट्रेडिशनल हेजमनिक ग्रुप था उसको चैलेंज मिलता है 70 के डिकेड में, और इसका ज़्यादातर से राज्य की उन सामाजिक नीतियों को जाता है जिन्हें मोटे तौर पर हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। तो कैसे जो ये पॉलिसी है इसने चेंज किया चीज़ों को, और इसी में आगे वो राजनीति के मंडलीकरण के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके की शब्दावलियों को गढ़ा जाता है। फिर उसके बाद कुछ व्याख्याएं हैं जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के जो अलग अलग परसेप्शंस थे उसके बात करने के बाद, और एक बड़ी बात अच्छी बात करती हैं कि मंडलीकृत राजनीति ने निचली जातियों में मध्यवर्गीय स्तर और जीवन शैली के प्रति लगाव पैदा किया, जिससे वर्ग ध्रुवीकरण की प्रक्रिया रुक गई। सामाजिक दायरे में इस राजनीति ने नई व्यवस्थाओं को पैदा कर दिया। तो नई व्यवस्थाओं को पैदा कर देने की जो बात होती है, उसके बाद उच्च और मध्य जातियों की चौधराहट वाले मध्य वर्ग को मजबूरन अपना विस्तार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसने भी अपने विंडो ओपन किए और स्वागत किया इन सारी चीज़ों का, और रुचि के साथ ही सही उसे निचली जातियों के विभिन्न तबकों के लिए अपने अंदर गुंजाइशें निकालनी पड़ी। उधर निचली जातियों ने राजनीति में गठजोड़ बनाते हुए सामाजिक स्तर पर मध्य वर्ग के बढ़ते हुए दायरे में प्रवेश पाने के लिए आपस में भी तीखी होड़ शुरू कर दी। हमने इसकी बात पहले भी की थी कि एक तो वे आते हैं, दूसरा कि एक जो कास्ट लाइन पे उसके अंदर भी इंट्रा कास्ट भी स्पर्धा है कि हम अधिक रिडिस्ट्रीब्यूशन में, रिकॉग्निशन में ऊपर जा सकें। फिर अंत में वो कहते हैं कि जाति का वर्ग के रूप में रूपांतरण, हालांकि इस पे वो कोई निष्कर्षात्मक शब्दांश नहीं रखते हैं, बट वो कहते हैं कि वर्ग के रूप में जो रूपांतरण है जाति का, वह एक दिक्कत तलब अवधारणा है। दिक्कत तलब अवधारणा का मतलब है कि यह एक प्रॉब्लमेटिक कंसेप्शन है जिसको आप स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह ज़रूर है कि जातियां जो हैं उसमें जो कर्मकांडों का पराभव हुआ, और जिस तरीके से उसमें एक तरीके से मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट के कारण जो कास्ट है वो क्लास के रूप में कहीं ना कहीं रूपांतरित होती है। और अगर हम गांव की तुलना में शहरों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शहरों में जो क्लास है वो कहीं ना कहीं अधिक डोमिनेंट है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक कि सत्ताकांक्षी गुट के रूप में उनकी पहचान, और दूसरा कि संपत्ति, राजसत्ता और आधुनिक जीवन शैली की लालसा। ये दो चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि कैसे जो कास्ट है वह क्लास के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, हालांकि फाइनल से नहीं है इसमें। और इसके बाद जो नए मध्य वर्ग का उदय है जिस पे वो अपनी बात रखते हैं, जहाँ से उन्होंने शुरू किया है, वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था के कर्मकांड आधारित घटकों के विपरीत नई सामाजिक संरचनाएं कहीं ज़्यादा ढीली ढाली और खुली इकाइयों की तरह कार्यरत रहती हैं। उनमें सत्ता के लिए आपसी प्रतियोगिता है। इस दौड़ में सवर्णों के पास उनके पुराने पारंपरिक ऊंचे दर्जे से जुड़े संसाधनों का सहारा है, और निचली जातियों की संरचनाओं के पास सरकार की आरक्षण नीति से मिलने वाला आलम्ब है। इस प्रकार नया उदयमान स्तर विन्यास पुराने कर्मकांड आधारित श्रेणी क्रम और सत्ता की नई व्यवस्था के मिले जुले रूप की तरह उभरता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने आप में बंद श्रेणियों की कर्मकांड आधारित व्यवस्था की जगह काफ़ी हद तक खुले और गतिशील सामाजिक स्तर विन्यास ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं धीरू भाई सेठ ने जिस नए मध्य वर्ग के उदय की बात की है, उसने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र को परिवर्तित किया है, परिशोधित किया है, और किस प्रकार से जाति, व्यक्ति, समुदाय, समाज और राजनीति में इंटरेक्ट करते हुए, इसको रीसेप करते हुए एक नए